दोस्तों, अगर अमेरिका में आपको अपने किसी दोस्त को पैसे बेचने हैं तो आपको वेनमो जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ग्रॉसरी का बिल पे करना है तो कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा। किसी वेंडर को कैश देना है तो एटीएम पर जाना पड़ेगा। मतलब अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग पेमेंट करने के तरीके। इंडिया में बस आपको अपना फोन खोलना है, फिर चाहे आपको 1 रुपया भेजना हो या फिर 1 लाख, चाय वाले को पैसे देने हो या फिर अमेजॉन को, किसी भी वक्त आपको किसी को भी पैसे भेजने हो, चाहे रात के 12 बजे हो या फिर सुबह के 4, आप एक ही ऐप, एक ही क्यूआर से सबको पेमेंट कर सकते हैं। तो भाई यूपीआई के मामले में तो कह सकते हैं कि अमेरिका वाले भी हमसे सीख रहे हैं। वो देश जिसके पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो भी कहीं ना कहीं यूपीआई के मामले में हमको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये यूपीआई ऐसे अचानक तो नहीं आया है, इसके पीछे सालों की स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंडियन यूपीआई एवोल्यूशन की कहानी बताने वाला हूँ। आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरीके से भारत जैसे देश ने, जिसके पास अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसने दुनिया का सबसे बेहतरीन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना दिया, जिसे आज दुनिया कॉपी करना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। देखिए, इंडिया कैश का देश था। 90% ट्रांजैक्शंस कैश में होते थे। क्यों? क्योंकि डिजिटल पेमेंट करने का मतलब था या तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, जो कि मोस्टली सिर्फ अमीर लोगों के पास होता था, और दूसरा तरीका था कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेट बैंकिंग। और छोटे दुकानदार के लिए तो डिजिटल पेमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर आप डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए वो मशीन लेना भी चाहते थे तो एक तो वो मशीन बहुत महंगी आती थी, दूसरा उसका हर महीने मेंटेनेंस का चक्कर, फिर इसके बाद बैंक का पेपर वर्क और वो सारी तमाम चीज़ें। तो एक जो नॉर्मल चाय वाला है, जो दिन में 2 से 3 हज़ार रुपए केवल कमाता है, वो इतना सब कैसे कर सकता था? तो वो वक्त क्लियर था कि डिजिटल पेमेंट सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए बिल्कुल भी डिजिटल पेमेंट नहीं थी। उस वक्त अमेरिका और यूरोप में वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज ने ये सिस्टम बनाया था, लेकिन वो सिस्टम सिर्फ प्रॉफिट के लिए था। मतलब हर ट्रांजैक्शन पे 2 से 3% कमीशन वो लोग लेते थे। सोचो, अगर तुम 50 रुपए की चाय बेचो और 3 रुपए कमीशन उसमें से चली जाए तो इसमें आपका प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा या फिर लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने मिलकर डिसाइड किया कि पेमेंट सिस्टम एक बिजनेस नहीं होगा, ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जैसे सड़क होती है, बिजली होती है, तो वैसे ही ये सबके लिए फ्री होना चाहिए। और फाइनली अप्रैल 2016 में लॉन्च हुआ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आइडिया सिंपल था। किसी को भी कहीं पर भी किसी भी वक्त आप पैसे भेज सकते थे, वो भी बिना किसी चार्जेस के। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, और ये तो पैसे से रिलेटेड था, तो लोग और भी ज्यादा कॉन्शियस थे, डर रहे थे। यूपीआई में असली गेम चेंजर होता है क्यूआर कोड। ये छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर जो आज आपको हर दुकान पर दिखाई देता है। क्यूआर कोड ने एक रेवोल्यूशन ला दिया। पहले अगर एक छोटा दुकानदार डिजिटल पेमेंट लेना चाहता था तो उसको मशीन लेनी पड़ती थी, जो कि काफ़ी महंगी आती थी, और अब बस एक स्टिकर प्रिंट करवा लो, जो कि बहुत सस्ता बन जाता है। उस स्टिकर को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करो और बस आपका यूपीआई चालू। अब एक छोटे दुकानदार के पास भी वही पावर हो गई है जो कि एक बड़े मॉल के पास होती है, एक बड़े बिजनेस के पास होती है। क्योंकि एक चाय वाले के पास भी वही क्यूआर कोड है जो कि रिलायंस डिजिटल के पास है। सेम टेक्नोलॉजी, सेम स्पीड, सेम सिंप्लिसिटी। आज भारत में 709 मिलियन से ज्यादा, यानी कि 70 करोड़ से ज्यादा क्यूआर कोड्स हैं। मतलब हर छोटे से छोटे बिजनेस तक ये टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। अगर मैं आपको इंटर ऑपरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊं तो देखिए, अमेरिका में अगर आपके पास वेनमो है और मेरे पास अगर कैश ऐप, तो हम एक दूसरे को पैसा नहीं भेज सकते। 2 अलग ऐप्स, 2 अलग सिस्टम। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक ही क्यूआर कोड से, एक ही ऐप से किसी को भी आप पैसा भेज सकते हैं, चाहे आपके पास गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो या फिर कुछ भी हो। एक क्यूआर कोड सबके लिए काम करेगा। तो दोस्तों, ये है असली पावर। लेकिन ये हमें आज जितना आसान सुनाई देता है कि ऐप खोला, क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट डन, एक्चुअल में इतना आसान था नहीं। ये पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए। पहली प्रॉब्लम थी ट्रस्ट। लोग अपनी बैंक डिटेल देने से डर रहे थे, जो कि जेन्युइन भी था,
क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स भी ऐसे हो रहे थे। और दूसरी चीज़ थी कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐप्स का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इन सारे ऐप्स ने यूआई को बिल्कुल सिंपल बना दिया। अब तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट नंबर्स नहीं इसमें डालने पड़ते, बस मोबाइल नंबर डालो और पैसे चले गए, क्योंकि हर इंसान नंबर समझता है, चाहे पढ़ा लिखा हो या फिर नहीं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी फ्रॉड। जैसे ही क्यूआर कोड्स पॉपुलर हुए, बहुत सारे स्कैमर्स भी आ गए। एक टेक्निक थी जिसमें फेक ऑडियो ऐप्स से लोग पेमेंट का साउंड प्ले करते थे। मतलब दुकानदार को लगता था कि पैसा आ गया, लेकिन एक्चुअल में पैसा नहीं जाता था। तो इस तरह के स्कैमर्स ने भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की। तो इस तरह के चैलेंजेस से उभरने के लिए फिनटेक कंपनीज ने दिमाग लगाया और साउंड बॉक्स बना दिया। ये एक छोटा सा स्पीकर होता है जो एक्चुअली अनाउंस करता है जब पेमेंट होती है रियल टाइम में। इट्स लाइक कि फोन पे से आपको 100 रुपए प्राप्त हुए। ये सुनने के बाद ही दुकानदार कंफर्म करता था कि हाँ, अब उसको पेमेंट आ चुकी है, और फिर इस तरह से ट्रस्ट वापस दोबारा आ गया। आज हर दुकान पे देखोगे एक छोटा सा ग्रीन या ब्लू बॉक्स रखा है जो पेमेंट कंफर्म करता है। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टेक्नोलॉजी की। 20 बिलियन ट्रांजैक्शंस एक महीने में हो रहे थे। मतलब बैंक्स के सर्वर्स पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा था। कभी कभी सर्वर्स हैंग हो जाते थे, शट डाउन हो जाते थे, और पैसा बीच में ही अटक जाता था। न ही वो पेमेंट कंप्लीट हो रही थी और न ही वो पैसा वापस सेंडर के अकाउंट में आ रहा था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई। फोन पे जैसे एप्स ने किल स्विच टेक्नोलॉजी बनाई। मतलब जब उन्हें पता चलता था कि किसी बैंक का सर्वर वीक है, तो ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली रोक देते थे उस बैंक के, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सस्टेनेबिलिटी की। अभी गवर्नमेंट हर साल 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है यूपीआई को फ्री रखने के लिए, लेकिन ये कितने टाइम तक चलेगा? फ्यूचर में शायद बड़े कॉर्पोरेट्स से फीस ली जाएगी, छोटे मर्चेंट्स के लिए फ्री रख सकते हैं, या फिर क्रेडिट प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, इंडिया का यूपीआई सिस्टम अमेरिका से बेटर क्यों है, इसकी वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो है सॉवरेनिटी। देखो, जब अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए 2022 में, तो वीजा और मास्टर कार्ड ने रशिया में काम करना बंद कर दिया। पूरा देश फाइनेंशियली पैरालाइज्ड हो गया। इंडिया ने ये देखा और रियलाइज किया कि अगर हम भी फॉरेन पेमेंट सिस्टम पे डिपेंड रहेंगे तो कल को हमारी भी यही सिचुएशन हो सकती है। हमें कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे। तो इंडिया ने अपना सिस्टम बनाया, यूपीआई और रुपे। अब इंडिया किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और अब तो इंडिया दूसरे देशों को भी अपना सिस्टम दे रहा है। सिंगापुर, फ्रांस, पेरू सब यूपीआई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो ये है इंडिया की सॉफ्ट पावर। दूसरी बात है स्पीड और एफिशिएंसी। अमेरिका में पेमेंट सेटल होने में काफी वक्त लग जाता है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस बहुत महंगे और स्लो हैं, लेकिन यूपीआई के साथ ऐसा नहीं है। 24/7 आप पेमेंट कर सकते हैं। एक ही ऐप, वो भी कोई भी हो सकता है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इससे आप सारे पेमेंट अपने कर सकते हैं। रिक्शा वाले को आप भाड़ा दे सकते हैं, ग्रोसरी का बिल पे कर सकते हैं, दोस्तों को पैसा भेज सकते हैं, सब कुछ एक ही ऐप से, एक ही क्यूआर से। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अमेरिका में क्रेडिट कार्ड के लिए क्रेडिट स्कोर चाहिए होता है। एक आम इंसान के पास या लोअर क्लास के पास इसका एक्सेस ही नहीं होता है। इंडिया में यूपीआई से तुम 1 रुपया भी भेज सकते हो, और छोटे दुकानदार जितना ज्यादा यूपीआई यूज करते हैं उतना उनके पास डेटा रहता है कि उनकी डेली की सेल क्या हुई है, मंथली सेल क्या हुई है, और ये डेटा बैंक्स यूज करके उन्हें लोन दे सकते हैं बिना किसी कोलेट्रल के। मतलब अब एक सब्जी वाला अपने एक्चुअल बिजनेस परफॉर्मेंस के बेसिस पे लोन ले सकता है। चौथी बात है कॉस्ट। वीजा और मास्टर कार्ड करवाते हैं 25 से 30% प्रॉफिट मार्जिन्स, और वो वैल्यू मर्चेंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंडिया में मर्चेंट को कुछ नहीं देना पड़ता, जीरो कॉस्ट। मतलब पूरी इकोनॉमी ज्यादा एफिशिएंट हो गई है। और सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि इंडिया ने ट्रेडिशनल कार्ड कंपनीज की मोनोपोली तोड़ दी है। दुनिया में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। अब दूसरे देश देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे हुआ है? देखिए, क्योंकि इंडिया ने सोचा कि पेमेंट एक सर्विस है, बिजनेस नहीं, पब्लिक गुड है, जैसे कि पानी, जैसे बिजली और जैसे कि सड़क। तभी एक ऐसा सॉलिड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया इंडिया ने। डिमोनेटाइजेशन आया 2016 में, रातों रात नोट बंद हो गए। लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था। लोगों को ऑनलाइन पेमेंट्स करने पड़े, डिजिटल जाना पड़ा। फिर कोविड आया, कैश टच करना काफी रिस्की हो गया। यूपीआई परफेक्ट सॉल्यूशन था, कॉन्टैक्टलेस,
सेव फास्ट, तो इसकी वजह से अडॉप्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो गया। अगर हम आज की बात करें तो आज को बहुत कुछ बदल चुका है। सब्जी वाले भैया से लेकर रोड में बेगर्स तक भी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे छोटे गांव में भी क्यूआर कोड दिखाई देता है। ये डेमोक्रेटाइजेशन है फाइनेंस का, ये पावर है टेक्नोलॉजी की, जब वो पब्लिक के लिए बनाई जाए, प्रॉफिट के लिए नहीं। इंडिया ने दुनिया को दिखाया है कि कैसे करना चाहिए। ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है दोस्तों, ये इंडिया की कहानी है। जब हमने डिसाइड किया कि हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, तब हमने दुनिया को लीड किया और ये सिर्फ शुरुआत है। यूपीआई अब इंटरनेशनल हो रहा है। कल को हम दुबई में भी इंडिया का क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो अगली बार जब तुम चाय वाले को क्यूआर कोड स्कैन करो, एक सेकंड के लिए याद कर लेना कि ये छोटा सा स्क्वायर कितना बड़ा रेवोल्यूशन है। ये सिर्फ पेमेंट नहीं है, ये इंडिया का ब्लूप्रिंट है एक बेटर सिस्टम बनाने के लिए। अगर दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में आप लिख करके बताइए कि इंडिया और कौन से सेक्टर्स में ऐसे रेवोल्यूशन ला सकता है। सब्सक्राइब करिए राइजिंग भारत को ऐसे स्टोरीज के लिए जो कि इंडिया की तरक्की दिखाती हैं, डेवलपमेंट दिखाती हैं और कभी कभी खामियां भी दिखाती हैं। तब तक के लिए बने रहिए राइजिंग भारत के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।